नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम पिछली क्लास में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 32 भी पढ़ चुके हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमें पढ़ना था आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का महत्व। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का महत्व पढ़ना था। आखिर आर्टिकल 32 जो दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व हम जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मूल अधिकारों को व्यवहारिक बनाता है। फंडामेंटल राइट को, मूल अधिकारों को व्यवहारिक बनाता है, व्यवहारिक बनाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि मूल अधिकारों की क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स को व्यवहारिक बनाता है। दूसरी बात ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में, जब मूल अधिकारों का जो उल्लंघन होता है, अगर इसको आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों को प्रभावी बनाया जाए, आर्टिकल 32 के प्रभावी रहने से जो ये मूल अधिकारों का उल्लंघन है वो नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है, स्वयं में एक मूल अधिकार है। आर्टिकल 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के तहत सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षण माना जाता है। मूल अधिकारों का संरक्षण माना जाता है, ठीक है ना। जो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, संरक्षक माना जाता है। मूल जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये हमारे मूल अधिकारों का क्या है, आर्टिकल 32 के तहत संरक्षक है, ठीक है। उसके बाद ये जान लीजिए कि जो आर्टिकल 32 है कार्यपालिका एवं विधायिका, विधायिका एवं कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है, दोनों के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज जान लीजिए कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा इसको कहा जाता है, आत्मा इसको कहा जाता है। इसको किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ठीक है। ये हो गया संवैधानिक उपचारों का महत्व, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 32, 31 तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 31, आर्टिकल 31। इसको ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 31 क्या कहता है। आर्टिकल 31 ये कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी व्यक्ति को संपत्ति के अर्जन व धारण से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब आर्टिकल 31 ये कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी व्यक्ति को संपत्ति के अर्जन एवं धारण से क्या किया जा सकता है, अर्जन एवं धारण से क्या किया जा सकता, वंचित नहीं। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, संपत्ति को इकट्ठा कर सकता है, रख सकता है अपना, ठीक है ना, कितना हो भी संपत्ति रख सकता है। लेकिन आर्टिकल वही 19, आर्टिकल 19(1) का यह ये कहता था, ये भी कहता था ही समझ लीजिए, यह कहता था आपको संपत्ति को अर्जन
एवं धारण करने का अधिकार देता था। आर्टिकल 19(1)(f) जो है संपत्ति को अर्जन और धारण करने का अधिकार देता था, जो इस समय क्या कर दिया गया है, हटा दिया है। ये क्यों हटाया गया, कब हटाया गया? देखिए 1977 में क्या हुआ, जनता पार्टी की सरकार आई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, ठीक है ना। जब 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने एक संविधान संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उन्होंने 1978 में किया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया था, जिसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर इसको भी खत्म कर दिया। आर्टिकल 19(1)(f) को भी खत्म कर दिया, इसको भी खत्म कर दिया और इसको भी खत्म कर दिया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके आर्टिकल 300(a) के तहत विधिक अधिकार में रख दिया, विधिक अधिकार बना दिया, ठीक है ना। अब जो संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 300(a) के तहत विधिक अधिकार है, ठीक है। समझ में आया सबको? उसके बाद देखिए पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं 31(a) ये कहता है राज्य को यह अधिकार होगा कि वह संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्रावधान कर सकता है। मतलब राज्य को यह अधिकार होगा कि वह संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण कर सकता है। मतलब 31(a) ये कहता है कि राज्य को यह अधिकार है कि जो संपत्ति है उसका अनिवार्य अधिग्रहण कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई डैम बन रहा है, बांध बन रहा है, या कोई रेलवे लाइन, मान लीजिए बांध बन रहा है कोई, या कोई रेलवे लाइन बिछ रही है। अब उस रेलवे लाइन में आपका खेत पड़ गया बीच में, अब आप कह रहे हैं हम देगा नहीं करेंगे खेत अपना, अब आप कह रहे हैं कि हम अपना खेत ही नहीं देंगे, या सरकारी कोई कॉलेज वगैरह कुछ बन रहा है जिसके लिए सरकार को संपत्ति चाहिए, जमीन चाहिए, आपका जमीन पड़ गया तो आप क्या करें, हम देवा नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या कर सकता है, वह आपके जमीन का अधिग्रहण कर सकता है, आप रोक नहीं सकते हैं। राज्य आपके अधिग्रहण कर सकता है आपकी संपत्ति का, आपका जमीन का, ठीक है। बल्कि इसमें एक केस आया था बेला बनर्जीवाद, जिसमें न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी संपत्ति होगी उसका क्षतिपूर्ति राज्य द्वारा दे दिया जाएगा, किस दर पर, बाजारी दर पर जो भी संपत्ति का आपके उसका पैसा होगा वो आपको क्या किया जाएगा, राज्य के द्वारा दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 31(b) पढ़ते हैं, 31(b) पढ़ते हैं। 31(b) का क्या कहता है ये जानते हैं। 31(b) भूमि सुधार से संबंधित कानून को क्या कहता है, संरक्षण देता है। 31 जो है बी, भूमि सुधार से संबंधित कानून, जैसे भूमि सुधार आता है, जैसे चकबंदी वगैरह हो गया, इन सब कानूनों को क्या करता है, ये संरक्षण देता है। 31C ये कहता है, 31C जो है आर्टिकल 31C बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रावधान करता है, राष्ट्रीयकरण का के संबंध में। मतलब बैंकों के
राष्ट्रीयकरण के संबंध में है, ठीक है ना। ये 25वां संविधान संशोधन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 33 पे। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 31C, ये कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 33, सॉरी इसको थोड़ा चेंज कर दो। आर्टिकल 33 क्या कहता है, ये चीज हम जानते हैं। आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 क्या कहता है, हम इस चीज को जानते हैं। आर्टिकल 33 मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करता है, मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करता है। मूल अधिकारों को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। जैसे सशस्त्र बल हो गए, सशस्त्र बल हो गया, अर्ध सैनिक बल हो गए, अर्ध सैनिक बल हो गए, बल, पुलिस बल, पुलिस बल हो गया, गुप्त जो एजेंसियां होती हैं, हमारी एजेंसियां होती हैं, ये हो गया। इनके अधिकार को आर्टिकल 33 के तहत क्या कि संसद द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है इनके अधिकार को। जैसे कि मान लीजिए सशस्त्र बल है, इनका अधिकार है भाई कि छुट्टी में इनको घर जाना, इनको छुट्टी दिया जा सकता है, या मान लीजिए त्योहार में अपने फैमिली के साथ रहना, कई तरह का अधिकार है, इनको क्या किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है आर्टिकल 33 के तहत, ठीक है ना। आर्टिकल 33 के तहत इन लोगों के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है ना। आर्टिकल 34 पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 देखिए, आर्टिकल 34 सशस्त्र बल विशेषाधिकार, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, सशस्त्र बल विशेषाधिकार, ये सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम होता है। ये देखिए, इसको अफस्पा कहते हैं, AFSPA, इसको कहते हैं आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट इसको कहते हैं। ये 1958 में आया था, ये 1958 में आया था। ये कहता है कि भारत का कोई भी राज्य, भारत का कोई भी राज्य जहां अशांति हो, जहां क्या हो, अशांति हो, वहां पे ये अफस्पा लागू किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। पहला राज्य नागालैंड, नागालैंड। इसके बाद विभिन्न राज्यों में ये अफस्पा लागू किया गया, और जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इस तरह के राज्यों में क्या किया गया, ये लागू किया। लेकिन पहले नागालैंड में अफस्पा कानून लाया गया था। इसमें ये होता है, अफस्पा कानून में उस राज्य में क्या किया जाता है, जैसे नक्सली गतिविधियां ज्यादा होती हैं, टेररिज्म ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में उस राज्य में क्या किया जाता है, अफस्पा कानून लागू किया जाता है। और इस कानून के तहत जो सुरक्षा एजेंसियां होती है, सुरक्षा बल होता है, किसी भी व्यक्ति को मतलब उस जिस क्षेत्र में ये लागू होता है अफस्पा, वहां के लोगों का जो मौलिक अधिकार होता है, मौलिक अधिकार होता है, मौलिक अधिकार छीन जाता है, समाप्त हो जाता है, छीन जाता है, समाप्त हो, मतलब जिन क्षेत्रों में ये लागू होता है वहां के लोगों का जो मौलिक अधिकार है वो समाप्त हो जाता है। या जिन क्षेत्रों में लागू होता है उन क्षेत्रों में वहां के सुरक्षा बल को इतना तक आदेश रहता है कि उन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, पूछताछ किया जा सकता है, किसी भी घर में मतलब जांच किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गोली भी मारा जा सकता है, ठीक है, यहां तक ये होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 35, आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 देखिए, आर्टिकल 35 मूल अधिकारों को, आर्टिकल 35 ये कहता है मूल अधिकारों से संबंधित मूल अधिकारों से संबंधित किसी भी विषय पर
किसी भी विषय पर प्रावधान संसद द्वारा किया जा सकता है, केवल संसद द्वारा किया जा सकता है, केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। मतलब मूल अधिकारों के संबंध में जो भी प्राविधान होगा उसका अधिकार केवल संसद को दिया गया है, ठीक है ना। उसका प्रावधान करने की जो शक्ति होती है या मूल अधिकारों के संबंध में जो प्रावधान की शक्ति होती है, शक्ति उस संसद के पास होती है, ठीक है। आज ये हो गया हमारा इतना। इसके बाद हम पढ़ते हैं नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इसको। थैंक यू, धन्यवाद।